देख रहे हैं अपना बोला है। कृषि पर बहुत काम हुआ। जिस कृषि को लेकर सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे, मुख्यमंत्री ने आज जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि काम किया गया है, बोलने वालों को कुछ मालूम नहीं है और इसीलिए वो कुछ भी कह देते हैं। ऐसे बातों की लोगों को सुनने की जरूरत क्या बोलता है कि शहर और पहले नहीं दिखता था, क्या मेरे खिलाफ बोलेगा तभी वैल्यू मिलेगा। ये तमाम चीजें जो है इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के साथ सामने है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे सुधाकर सिंह हो या सुधाकर सिंह जैसे तमाम दूसरे लोग जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, वो मेरे खिलाफ बोलेंगे और पार्टी के अंदर शायद ये उससे वो बन जाएंगे। सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कैसे देखें? किसानों के लिए काम कहा है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है? आप कितने पता है? कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज इतना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में, लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। मानते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, आपको कई बार भाषण में भी बोलते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, तो ऐसे विरोधियों पर आप जवाब नहीं देते हैं? क्या करें हम? उससे कोई मतलब है? बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब न नेता बनेगा। तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने। हमरे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। लेकिन साथ रहने वाले लोग के खिलाफ ही बोले। तो भले ही सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कृषि रोड मैप पर आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचा रहे हैं और सरकार बचाने वाला मुख्यमंत्री कभी विकास की चर्चा नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर जो प्रश्न उठे इसमें 200% सही है। 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बचा रहे और सरकार बचाने वाला मुख्यमंत्री कभी विकास की चर्चा नहीं कर सकता। वो आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार बचा सकता। वो कह रहे हैं कि अफसरशाही का सरकार है वो। आज सरकार इसमें कहाँ दो मत है? किसी मंत्री को पता है बेचारे को कि क्या हो रहा है उनके डिपार्टमेंट में? वो तो नीतीश कुमार या उनके ऑफिसर जानते हैं और ऑफिसर ही ज्यादा जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को कम पता होता है। हिंदू राष्ट्र पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान रखा और ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया, जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग पर सीएम ने कहा कि ये मांग किसी भी तरह से जायज नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। राष्ट्रपिता ने जो कहा है वही सुना जाना चाहिए। कई लोग गलत काम करना चाहते हैं, हम राष्ट्रपिता के अनुरूप चल रहे हैं, अनुसार चल रहे हैं। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया
और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री संतोष मांझी को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज्यादा योग्य कहा है। उन्होंने अपने बेटे को सीएम पद का योग्य उम्मीदवार बता दिया। अरवल में गरीब संपर्क की यात्रा के दौरान मांझी ने कहा कि अब तक की सरकारों ने दलितों और गरीबों की उपेक्षा की है। ऐसे वर्ग के विकास के लिए संतोष मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। मांझी ने यह भी कहा कि संतोष पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा होती है, उनसे ज्यादा संतोष मांझी पढ़े लिखे और योग्य हैं। संतोष मांझी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं। मांझी ने अपने बेटे को योग्यता के साथ साथ उनकी जाति का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने इसके साथ 9 महीने के कार्यकाल को दलितों के लिए स्वर्णिम काल बताया और कहा कि उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए साजिश रची गई। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। जीतन राम मांझी की नई डिमांड से महागठबंधन की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और महागठबंधन के नेता पशोपेश में पड़ गए हैं कि वो मांझी की मांग को आखिर खारिज करें तो कैसे। अगर मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है तो बिहार तो अपनी शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, ज्ञान की भूमि है, सभी लोग मुख्यमंत्री बनने के योग्य हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा IITians, IAS तो यहीं से निकलते हैं। सिर्फ उसे योग्यता कैसे आप मानेंगे? जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि ठीक है भाई, उनके बेटा संतोष मांझी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्हें संघर्ष करना चाहिए इस लोकतंत्र में, जनता के बीच जाना चाहिए, अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए। जो जनता के बीच होगा, जिसका जनाधार होगा, वो स्वयं राजनीति में आगे बढ़ता जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, महत्वाकांक्षा किन्हीं के भी अंदर हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री वही बन सकते हैं जिनको जनता अपना आशीर्वाद दे, अपना मैंडेट दे। सिर्फ कह देने मात्र से, अपनी इच्छा जाहिर कर देने से नहीं होता है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो अपने लड़के संतोष मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने की भावना व्यक्त की है, तो एक सामान्य सी बात है। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका लड़का आगे बढ़े, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर जाए, और एक पिता के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। मैं राजेंद्र विश्वनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शपथ ग्रहण किया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। गोवा में विधायक और मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। प्रशासनिक सूझबूझ उनकी काफी अच्छी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी वो रह चुके हैं। नए राज्यपाल के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए आज शपथ ग्रहण किया। तो चलिए अब जरा जान लीजिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बारे में। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके। इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कार्य किया, वहां पर राज्यपाल की भूमिका अदा की। गोवा में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान है। व्यक्तिगत तौर पर बेहतर इंसान के तौर पर भी इनकी पहचान रही है। प्रशासनिक सूझबूझ काफी उनकी अच्छी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। कर्पूरी संग्रहालय में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोक गायक सत्येंद्र संगीत ने भजन और गीतों की शांति वनस्पतयः सर्वं शांतिरेव शांतिः। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां भारी संख्या में नोट की बरामदगी की गई है। आरपीएफ ने स्टेशन से नोट को बरामद किया है। हिरासत में नोट ले जाने वाले शख्स को लिया गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है, ये जानकारी के लिए कि आखिर ये रकम कितनी है। आरपीएफ ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी है। तो भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर आरपीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई में ये बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में नोट बरामद हुआ है और इसीलिए इसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। जिस शख्स को इन नोटों के साथ पकड़ा गया है, उससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो हिरासत में नोट ले जाने वाला शख्स इस वक्त है, जिससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन नोटों को वो कहां पहुंचाने वाला था, नोट उसके पास कहां से आए। आरपीएफ ने आयकर विभाग को भी इसे लेकर जानकारी दी। बेखौफ बदमाश, बेलगाम अपराध, कहीं खैनी के लिए ले रहे जान, कहीं समोसा नहीं देने पर ले रहे प्राण। दहशत में कारोबारी, पुलिस को चुनौती। अपराधियों के निशाने पर कारोबारी, पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। तो खबर बेगूसराय से, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया और लूटपाट करने के दौरान एक महिला को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के डेहरा पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़पुरा जा रही थी और उसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने इन्हें घेरा और महिला का मोबाइल छीनने की कोशिश शुरू कर दी। महिला ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। लिया और गोली मार दिया। कनपट्टी में और स्पॉट डेथ कर गई और पुलिस इतना तत्परता लाश उठा के ले जाने में दिखाई जितना तत्परता अपराधी को पकड़ने में दिखाती। यहाँ सब लोग मना करते रह गए, जबरदस्ती तुरंत लाश उठा के यहाँ और मृतक के पति और पुत्र को यहाँ छोड़ के लेके भाग गए। सर, ऐसे में तो उस बच्चे को और उसको भी अपराधी गोली मार सकता था। हाँ, निश्चित ही। अगर यहाँ का ग्रामीण एक्टिव नहीं होते इस बगरस और डरहा का, तो हो सकता है कि जैसे पुलिस आई और लाश को लेकर भाग गई और दोनों बच्चा और पुत्र प्रशांत जी को छोड़ दिया, तो उसमें तो गोली मार सकती थी फिर आके। तो गोपालगंज में बाइक सवार 6 अपराधियों ने समोसा खाने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को जख्मी करने के बाद 40 से 50 हजार रुपए जो रखे हुए थे उसे लूट कर ये अपराधी यहां से फरार हो गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार की है। वारदात के बाद जख्मी दुकानदार को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं इस वारदात के बाद व्यवसायियों में दहशत भी है और आक्रोश भी। स्थानीय बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच डर का जिक्र किया।
40-50 कौन सी की दुकान बा? मिठाई के वो साथ रहनी हो भाई हमारा नंबर छोड़ ले चलें लेके चलिए कोई भी संख्या में रला कोई संख्या में 4 गो रोला हुआ। कल मुख्यमंत्री जी जिले में आए थे, उसमें हम और गहू बाबू ने गहू बाबू ने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की बात है, उस पर क्यों रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, रोक नहीं लगाई गई है, जनप्रतिनिधियों को अपराध का ऐसी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। और हम लोगों ने उस मुद्दे को वहाँ भी उठाने का काम किया था। दानापुर के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले जमीन कारोबारी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने गोलियों से इन्हें भून डाला। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पत्नी बेबी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है छूटकर। हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी सनोवर खान ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में छापेमारी की जा रही है। 6:30 बजे संध्या में 6:30 बजे करीब रविंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति 45 वर्ष उम्र का है, उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दुकानदार ने खुद की दुकान में थिनर निकालकर खुद को आग लगा ली। घटना के बाद मृतक के घर मातमी सन्नाटा पसरा है। वहीं सिटी एसडीओ और पटना सिटी एडिशनल एसपी अमित रंजन के अलावे पुलिस बल मौके पर तैनात है। मृतक के परिजनों से बात की गई और बता दें कि एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने के क्रम में रास्ते में ही अनिल कुमार साव की मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हार्डवेयर दुकानदार अनिल कुमार साव की तरफ से आत्मदाह के इस मामले को लेकर अब जो दुकानदार हैं उनके अंदर भी आक्रोश है। मृतक के घर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जहानाबाद में एक महीने से फरार छात्रा के अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग का निकला है। पुलिस ने प्रेमी के साथ छात्रा को बरामद कर लिया है। छात्रा के परिजनों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी हुई थी और इसी बीच पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि छात्रा अपने प्रेमी के साथ शादी रचाकर एक साथ रह रही है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने लड़की को लड़के के साथ उसके ससुराल मौलाना चक भेज दिया। कर लिया तो मैंने हम आए यहाँ। तो आपको कोई दिक्कत है शादी से? कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का शादी के इससे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। आप लड़की को रखिएगा। हाँ, खबर हाजीपुर से, जहां एक बुजुर्ग पर 2 लड़कियों के अपहरण और उनसे दुष्कर्म का आरोप लगा है। बुजुर्ग के एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में देखिए किस तरीके से ये शख्स खुद ही लाचार नजर आ रहा है। आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन पुलिस की जांच में इस पर लगे हुए सारे आरोपों को सत्य पाया गया है। आरोपी का नाम सरदार सहनी है, जो कि तीसी औता का रहने वाला है। बुजुर्ग पर 2 लड़कियों को नशा की सुई देकर बेहोशी की हालत में अपहरण कर दी और दुष्कर्म। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।